जी, तो रेवेन्यू की जो डेफिनेशंस हैं वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जब आप जो है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन कैश, जब आप चीजें जो है उधार पर बेचेंगे और क्रेडिट या उधार पर सॉरी कैश पर बेचेंगे या उधार पर बेचेंगे, तब आप कहेंगे कि ये रेवेन्यू है हमारा। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कब, जब आप किसी को जो है सर्विसेज अपनी देंगे, जैसे अब आपका काम जो है वो चीजें जो है वो देना नहीं है बल्कि सर्विसेज देना है, चाहे आप कैश पे दे रहे हो चाहे आप क्रेडिट पे दे रहे हो, तो वो भी आपका रेवेन्यू होगा। सर जैसे लॉयर डॉक्टर्स वगैरह सर जी ये बेटा, उसमें आएंगे सर, लॉयर्स डॉक्टर्स। जी बिल्कुल, लॉयर्स डॉक्टर टीचर जो है ये सारे सर्विसेज अपनी जो है वो देते हैं। इसी तरह से रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, अगर आपका काम जो है वो प्रॉपर्टी का है या आप जो है प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे देते हैं, या फिर इक्विपमेंट्स जो है कोई मशीनरी आप रेंट पे देते हैं, तो वहां से भी आपको कोई अमाउंट जो कि रिसीव हुई हो या फिर आपके लिए वो रिसीवेबल हो, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास रेवेन्यू होगा। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपका काम ही यही है कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे देनी है या इक्विपमेंट जो है वो रेंट पे देनी है। ठीक है, अगर ये काम है, इससे अगर आपको रेवेन्यू मिल रहा है तो आपने क्या करना है, इसको आपने रेवेन्यू कंसीडर करना है। और अगर आपका काम है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट में ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट जो है करें, कभी शेयर्स ले लिए कभी बेच दिए, कभी कहीं बॉन्ड्स ले लिए कभी बेच दिए, कभी सर्टिफिकेट्स ले लिए बेच दिए, ठीक है, तो वहां से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, चाहे वो मिल रहा है या मिलेगा आपको फ्यूचर में जो है रिसीवेबल होगा, ठीक है, तो वो सारे जो है वो रेवेन्यू की टर्म्स में आएंगे, वो सारे जो है आपके पास रेवेन्यू की टर्म्स में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक जो लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू की डेफिनेशन होगी, उसके बाद उसने जो है फेयर वैल्यू को डिफाइन किया है। तो फेयर वैल्यू को ट्रांजैक्शन, फेयर वैल्यू होती क्या है वो हम पहले बड़ी तफसील के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि फेयर वैल्यू होती क्या है। उसमें वही डेफिनेशन सेम रखनी है आपने कि नॉलेजेबल पार्टी के दरमियान जो एक्सचेंज होता है गुड्स का या सर्विसेज का या एसेट्स का, उसे आप फेयर वैल्यू कह सकते हैं। अब इसको आपने मेजर कैसे करना है, तो वो कहता है रेवेन्यू शुड बी मेजर्ड। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा पूछें। सर अगर एक कंपनी है जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेट्स सपोज सीमेंट बनाना है, उसके दोबारा बाद क्वेश्चन पूछें, पास दोबारा पे रिपीट करें। रिजर्व पड़े हैं। सर एक कंपनी है जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो सीमेंट बनाना है सर, सीमेंट बनाना है। और उसके पास कुछ, हाँ जी, उसके पास कुछ रिजर्व पड़े थे, उसने दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उसे जो डिविडेंड वगैरह मिलता है हम उसको इनडायरेक्ट रेवेन्यू में कंसीडर नहीं करते सर? जी इनडायरेक्ट रेवेन्यू में कंसीडर करेंगे। अब एक रेवेन्यू दो तरह का है, वो अब थोड़ा सा वेट करेंगे उसके लिए। एक रेवेन्यू है जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जी वहां से सर। जो मिलेगा वो भी आपका रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। एक आपके पास अदर रेवेन्यू या अदर इनकम होगी, जी तो वो उसमें अदर में आ जाएगा। जैसे कि अब अगर तो आपको मतलब सर ये शायद जो, आपने क्वेश्चन अगर किए हुए हैं, तो एक जगह पे आप सेल्स लिखते थे इनकम स्टेटमेंट में। जी सर, अब सेल्स क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, ग्रॉस इनफ्लो है, इसमें से अभी एक्सपेंसेस लेस यस नहीं किए, तो वो क्या आपके पास वो भी रेवेन्यू है। यस सर, और फिर आप नीचे जाके अदर यस रेवेन्यू लिखते थे जिसमें आप डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम लिखते थे, यस सर। ठीक है, तो वो आपके पास अदर रेवेन्यू में आ जाएगा। सही है सर, मतलब ये जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट रेवेन्यू की हाँ है। डायरेक्ट रेवेन्यू में। सही है सर। ठीक है, वो कहता है रेवेन्यू शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो रेवेन्यू अगेन वही बात आ गई है कि उसको आप जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। इफ द सेल इज इन कैश सेल्स, अगर सेल्स जो है वो कैश सेल्स पे है, देन रेवेन्यू इज इमीडिएट प्रोसीड ऑफ सेल्स अलाउंस मे बी मेड फॉर द expected return, and if the sale is on credit basis the sale for a claim to cash, then anticipated cash is revenue, anticipated cash is revenue। अब वो कहते हैं अगर कैश सेल्स पे है तो जो कैश आपको मिल रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर कैश आपकी क्रेडिट सेल आपकी जो है वो क्रेडिट पे है, तो वो कैश जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना आपको कैश मिलेगा, उसमें जो है बैड डेट्स भी जो है वो आपने निकाल देने हैं, तो वो जो आपके पास आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कितना कैश आपको मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू है। सर जी बेटा। सर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? जी बेटा कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर वो इधर आवाज नहीं आती सर, अक्सर थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है सर। ठीक है आगे चलते हैं। Allowances सर for क्रेडिट the शेयर वाला बताइएगा irrecoverable debts and returns usually computed as a सर। separate exercise and disclosed separately। ठीक है, जो सर अलाउंसेस हैं इररिकवरेबल या आप कह सकते हैं बैड डेट्स, आप कह सकते हैं बैड डेट्स जो है आपके पास हैं,
उसको आप सेपरेट अकाउंट फाइल करते हैं और फिर इसमें से जो है वो लेस कर देते हैं आपके पास जो ये रेवेन्यू होता है सेकंड वाला। It is anticipated collectible value on sale of rupees 1000 is rupees 950. Some accounts would argue that this should be shown as 950 revenue. Current practice, however, would be show 1000 as revenue and 50 as a expense in the income statement. तो वो कहता है कि सपोज अगर 1000 आपने एक चीज सेल की है उधार के ऊपर, इसमें से 50 रुपीज आपको पता है कि 950 रिकवर होंगे, तो आप क्या करेंगे 1000 जो आप रेवेन्यू शो कर देंगे और 50 जो है एज अ बैड डेट जो है ना वो आप एक्सपेंस शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं एग्जांपल में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, जब आप कैश में जो है वो सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि गुड्स के बदले में गुड्स ले दे रहे हैं, तब आपने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो सीख रहे हैं। When goods or services are exchanged or swapped for goods and services which are of a similar nature and value, the exchange is not considered not regarded as a transaction which generate revenue. This is often the case with commodities like oil or milk, where supplier exchange or swap inventories in various locations to fulfill the demand on a timely basis. बेटा आवाज आ रही है आप तक? सर कट के आवाज आ रही है सर। आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है आप तक? जी सर आवाज आ रही है आप। सर कल का ये इशू आ रहा है सर, किसी बात में किसी को नहीं आती सर। हेलो, अब तो आनी चाहिए, अब तो नेट ठीक आ रहा है मेरे पास, पहले मसला बना है। जी सर आ रही है। हेलो सर नेट इधर भी ठीक है सर, जूम का कोई मसला है सर, ये किसी को आती है किसी मेरी को नहीं आवाज आती आ सर, रही है ये किसी को? हर लेक्चर में हो रहा है सर। हेलो जी जी आ रही है, जी आ रही है हम लोग। सर आवाज इतनी सर बिल्कुल चली जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक्सचेंज ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स के हवाले से वो कहता है व्हेन गुड्स और दोबारा सर्विसेज गई सर, अब दोबारा कट रही है। or swapped for goods and services which are of a similar nature and value, the exchange is not regarded as a transaction which generates revenue. अगर आप चीजें जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो जो है एज अ रेवेन्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल उसने बता दिया आपको, मदीना लिमिटेड है जो कि ऑयल जो है उसने एक्सचेंज करना है रजा के साथ, रजा लिमिटेड के साथ। तो जो वो मदीना लिमिटेड जो है वो दे रही है ऑयल, उसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, और ऑयल ले रही है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी भी 10,000 है। तो ये एक दे रही है तो एक ले रही है, तो दोनों में वो कहता है रेवेन्यू आपका जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट भी सेम है और दोनों की नेचर भी सेम है। तो आपने क्या करना है, बस शो कर देना है कि पहले न्यू हमारे पास जो है वो परचेज इतनी है, एग्जिस्टिंग इतनी चली गई है, वो आपने जस्ट शो कर देना है और कुछ भी नहीं करना। या आप न्यू जो है वो डेबिट कर देंगे और जो ओल्ड जो है उन्हें आप क्रेडिट कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग है आपके पास उन्हें। बेटा आवाज आ रही है अब तक? यस सर। यस सर आ रही है सर। न्यू जो होंगे परचेजेस, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस सर। आप स्क्रीन में शेयर हो रही है, आवाज भी आ रही है सर। हो रही है सर। न्यू परचेजेस जो है उसको आप डेबिट कर देंगे और एग्जिस्टिंग परचेजेस जो है आपने क्रेडिट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, अगला पॉइंट वो कहता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड इन एक्सचेंज फॉर डिसिमिलर गुड्स। पहले सिमिलर गुड्स थी, ऑयल के बदले में ऑयल था। ठीक है, तो डिसिमिलर गुड्स के साथ जो है ना उन्होंने एक्सचेंज की है। द एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजैक्शन विच जनरेट रेवेन्यू। The revenue is measured at the fair value of the goods or services rendered.
ठीक है। तो वो कहता क्या है कि वो कहता है ये है कि अगर चीजें जो है डिसिमिलर होंगी तो फिर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, अगर सिमिलर होंगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, एक डेबिट कर दूसरे क्रेडिट कर दिए। अगर चीजें जो है वो डिफरेंट नेचर की हैं, डिसिमिलर है, तो फिर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। किस पे करना है? फेयर वैल्यू पे। ठीक है, फेयर वैल्यू पे करना है, या फिर वो अमाउंट जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, प्लस कोई अगर कैश की एडजस्टमेंट है, जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाला, उस तरह से करना है। और जब आपके पास फेयर वैल्यू गिवन ना हो, उसे आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, देन द रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज गिवन। अब जो आप गुड्स और सर्विस दे रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है उस पे प्लस उसमें कैश एडजस्टमेंट करेंगे। ये बेसिकली जो केस आपने पढ़े थे ना एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाले, तो ये वही केस है, ये वही दो केस हैं। ठीक है, पहले देखना है कि फेयर वैल्यू गिवन है या नहीं है। अगर फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो जो चीजें आप रिसीव कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, प्लस एडजस्टमेंट जो कैश की होगी वो आप करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो जो चीजें आप दे रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू होगी उस पे जो है आपने रिकॉर्ड करना है। अगर फेयर वैल्यू रिसीव जो आप कर रहे हैं उनका गिवन है तो उस पे करें, अगर वो नहीं है तो जो आप गिवन आप कर रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू होगी प्लस कैश एडजस्टमेंट होगी उस पे करेंगे। अब ये एग्जांपल करते हैं तो आपको मजीद क्लियर होगा। एग्जांपल में कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स 50,000 है, फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल वाई जो है वो कितना है? 60,000 है। पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमानुल्लाह एंड कंपनी एक्वायर्ड मटेरियल एक्स इन प्लेस ऑफ मटेरियल वाई। जो अनामुल्लाह कंपनी है, अमानुल्लाह, उसने क्या किया? मटेरियल एक्स लिया है और मटेरियल वाई जो है वो दिया है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू जो मटेरियल एक्स की है वो 50,000 है और फेयर वैल्यू मटेरियल वाई की जो है वो 60,000 है। कैश पेड बाय द नदीमन कंपनी कितना है? वो 10,000 है। अब आप अगर अमानुल्लाह कंपनी हो, अगर आप अमानुल्लाह कंपनी हो तो आपके लिए जो फेयर वैल्यू होगी वो किस मटेरियल की आपने कंसीडर करनी है? मटेरियल एक्स की या मटेरियल वाई की? मटेरियल वाई की सर। मटेरियल एक्स की, रिसीव्ड की, ये पढ़े यहाँ पे। कौन सा Acquired, मटेरियल yes, आप sir. जो है रिसीव Yes, कर sir, रहे हैं? एक्स acquired आपने रिसीव करना है। X, एक्वायर्ड X. मटेरियल एक्स, रिसीव आपने मटेरियल एक्स करना है। तो वो कहता है जो आपने मटेरियल करना होगा रिसीव, उसकी फेयर वैल्यू लेंगे प्लस उसमें एडजस्टमेंट करेंगे किसकी? कोई कैश ले दे रहे हैं तो। ठीक है, Yes, sir. तो अब मेरे पास जो है, मैंने जो है सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो सेल्स जो है मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ मैं? सॉरी, जो मैं ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ? 50,000। ठीक है, और कैश आ 50,000 जाएगा का 60, मटेरियल जो है वो 10 ले का। रहा हूँ, प्लस उसमें मैंने कैश की एडजस्टमेंट देखनी है, प्लस मुझे जो है वो कैश भी मिलेगा। कितना मिलेगा? कैश कौन पे कर रहा है? नदीम एंड कंपनी पे कर रही है, तो रिसीव कौन कर रहा होगा? अमानुल्लाह रिसीव कर रहा अमानुल्लाह। होगा। तो 10,000 मैंने 50,000 में प्लस कर देना, तो मेरे पास सेल्स कितनी आ जाएंगी? 60,000। अब Yes. अगर मैं बात करूं नदीम एंड कंपनी के हवाले से, तो नदीम एंड कंपनी के लिए फेयर वैल्यू क्या है? नदीम एंड कंपनी के लिए जो फेयर वैल्यू है वो है 60,000, क्योंकि वो मटेरियल वाई रिसीव कर रहा है। नदीम एंड कंपनी मटेरियल वाई रिसीव कर रही है। ठीक है, तो 60,000 वो हो जाएगी। ठीक है, और प्लस 10,000 कैश दे रही है, तो 10,000 आप उसमें से लेस कर देंगे, तो 50,000 आपके पास क्या हो जाएंगे? सेल्स हो जाएंगी। कंसेप्ट की समझ आई है? कुछ चीज पूछनी है तो बेटा पूछें। सर ये दूसरा पॉइंट रिपीट कर दें जी बेटा। नदीम वालों के लिए। हाँ, ये दूसरा नदीम पॉइंट एंड क्या है? कंपनी दूसरा के पॉइंट भी लिए। सेम ही है। आपने क्या किया है, जो है अमानुल्लाह एंड नदीम एंड कंपनी जो है उसकी आपने बुक्स में एंट्री करनी है। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड गिवन है या नहीं है। तो अब आपने वो देखा, आपको कौन सा मटेरियल मिलेगा बेटा? नदीम एंड कंपनी को कौन सा सर वाई मटेरियल मिलेगा। कौन सा? मटेरियल वाई। हाँ, तो मटेरियल वाई की फेयर वैल्यू गिवन है। यस सर 60,000। 60,000। आपने क्या पढ़ा था कि जो मटेरियल आप जो आप रिसीव कर रहे होंगे उसकी फेयर वैल्यू, उसमें प्लस या माइनस करेंगे, एडजस्ट करेंगे क्या? कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट पेड या रिसीव कर रहे हैं। तो अब आप इस 10,000 जो है आप नदीम एंड कंपनी पे कर रही है, रिसीव कर रही है? पे कर रही है। तो आपने क्या करना है, वो 60,000 में से 10,000 लेस कर देना है, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। अब इसके ऊपर वाली देखिए, असदुल्लाह जो हमने किया था, उसमें जो मटेरियल वो रिसीव कर रहा है वो कौन सा है? मटेरियल एक्स रिसीव कर। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 50,000। उसकी 50,000। 50,000। और कैश ले रहा है या दे रहा है?
ले रहा है सर। ले रहा है। कैश जो ले रहा है वो ऐड कर देंगे तो उसकी सेल्स आ जाएगी। सर पर ये बुक में तो बुक ऑफ नदीम कंपनी के सर कुछ और ही किया हुआ ट्रांजैक्शन देखें क्या किया हुआ है? सर ये तो सर। ये परचेजेस 60,000 के और सेल्स आप 50,000 ये के, बताएं कैश 10,000। इसने सेल्स, रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स होती है, आपने सेल्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप ये बताएं बुक में जो है अमानुल एंड कंपनी ने सेल्स कितने से रिकॉर्ड की हुई है? बुक में तो सर उसने सेल्स कितनी उसने लिखी है? 60,000 सर। आपने कितने कैलकुलेट की है? हमने भी 60,000 ही किया सर। 60 है। 1000 की है। नदीम एंड कंपनी ने सेल्स कितनी रिकॉर्ड की है? 50,000 50,000 आपने कितनी रिकॉर्ड की है? 50,000 तो क्वेश्चन 60 आपका से ठीक 10 है, लेस किया उसने तो जो भी वर्किंग की है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सही है। ठीक है। इसने है जो सर। है जो हम ले रहे हैं ना उसको उसने जो है वो परचेजेस कंसीडर किया है। जो चीजें हम जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं उसके साथ जो चीज हमारे पास आ रही है उसको इसने परचेजेस कंसीडर किया है। तो आप कर लो, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। जो वैसे मैंने नेट सेल्स के लिए मैंने इस स्टैंडर्ड का मकसद जो हमारा है वो परचेजेस काउंट करना नहीं है। स्टैंडर्ड का जो मकसद है वो सेल्स कैलकुलेट करना है, जो कि हमने कर ली है। हाँ, अगर वो जो है वो इसके बारे में आगे रिक्वायरमेंट में हमें कहता कि आप जो है वो जनरल एंट्री वगैरह पास करें तो हम इसकी जो है जनरल एंट्री पास करते हैं। अभी जस्ट कैलकुलेशंस पूछी हैं वो मैंने आपको करवा दी है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे, यासीन ट्रेड टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड फाइबर इन प्लेस ऑफ कॉटन। फाइबर ले रही है कॉटन की जगह पे, ठीक है, फ्रॉम बिलाल फाइबर लिमिटेड। फेयर वैल्यू ऑफ कॉटन कितनी है? 100,000 है। कैश पेड बाय द यासीन लिमिटेड कितना है? 30,000 है। पास द जनरल एंट्रीज इन बोथ पार्टीज। दो कंपनीज है, एक यासीन है और एक बिलाल है, ठीक है। यस सर, बिलाल फाइबर। तो यासीन की पहले हम बात करते हैं। तो यासीन क्या चीज जो है वो ले रहा है, क्या चीज रिसीव करेगा? सर फाइबर रिसीव कर रहा है, कॉटन दे रहा है। हाँ, एक मिनट, फाइबर रिसीव कर रहा है। तो आप ये बताएं कि फाइबर की जो है वो फेयर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? नहीं सर। नो सर। आप क्या करेंगे? सर जो दी हुई सर है कॉटन उसमें के हिस्से कैश कंसीडर करेंगे जो जो दे दे रहे रहा हैं, है जो सर। गिवन आप कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, उसमें फिर कैश की एडजस्टमेंट देखेंगे, ऐसे प्लस ही है? कैश के एडजस्टमेंट। यस सर। यस सर। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो है वो यासीन जो है उसने क्या लेना है? फाइबर। यस सर, फाइबर यासीन लेना है फाइबर। कॉटन। तो उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फेयर वैल्यू कितनी है गिवन अप कॉटन की? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। 1 और लाख उसमें है हमने सर। एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है? कैश एडजस्टमेंट। तो कैश कौन दे ले रहा है? ये यासीन पे सर कर रहे हैं। यासीन वाले दे रहे हैं तो ऐड करेंगे सर। यासीन वाले दे रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे सर। ठीक है। क्यों? तो कितना है? 30,000। यस यस सर। यस सर, है। 130,000। तो उसमें ऐड कर दें, 1,30,000। 130,000 हो जाएगा। तो आप जो फाइबर लोगे, तो फाइबर जो आप लोगे वो आपके पास क्या बनेगा? परचेजेस बनेगा। परचेजेस बनेगा। तो परचेजेस फाइबर आप डेबिट कर दोगे 130,000 से। उसके बदले में आप दे रहे Yes, हो, क्या दे रहे हो? कॉटन, कॉटन सेल होने। ठीक है। 1 लाख। और साथ जो है वो कैश भी दे रहे हो, यस सर, ठीक है। ये भी तो क्रेडिट कॉटन है। जो है आपके पास वो फेयर वैल्यू आप ले लोगे, उसकी गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें से कैश जो है Yes, वो sir. भी आप दे रहे हो, तो वो भी आप कैश जो है वो भी लिख लोगे नीचे 30,000। यस अब आए बिलाल की बुक्स में। तो यहाँ पे तो कॉटन की फेयर वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हमें जो है Yes, वो sir. इसकी गिवन आपकी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे? 100,000 वो लिख लेंगे, ठीक है। यस यस सर। और बाकी जो है काम वर्किंग जो है, बाकी वर्किंग हम जो है उसमें कैश जो है हमें, एक मिनट सर कैश कैश जो है वो रिसीव हो डेबिट रहा है करेंगे। इधर सर क्रेडिट कैसे? किया हुआ है, गलत किया हुआ है इन्होंने। कैश जो है हमने Yes, रिसीव sir. करना है बिलाल ने, यस सर। तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में कितनी होगी? 1 लाख और 30,000 और
130,000 हो जाएगा 30,000 और कैश 1 लाख में, तो टोटल सेल डेबिट साइड सिर्फ में। और क्रेडिट साइड में आप क्या हो जाएगा आपके पास, वो सेल्स जो आप फाइबर कर रहे हैं 130,000 की, तो वो आप लिख लेंगे। यस सर, बस इसमें सर यही कैश वाला चेंज आएगा, कैश डेबिट हो। जी बिल्कुल, और गिवन अप और वो टेकन आपका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, रिसीव जो कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो आपने क्या करना है। सही है सर। ठीक है, आगे आ जाए। यस वो कहता है कि आगे रेवेन्यू के बारे में कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को क्या जो है उसके बारे में वो कहता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 the following condition must be satisfied before revenue from the sale of goods should be recognized। जब आप revenue from the goods sale of goods जो है recognize करेंगे तो ये conditions जो है लाजमी satisfied होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि the seller has transferred the significant risk and reward of the ownership to the buyer, कि वो जो चीजें हैं उसका जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो ट्रांसफर हो गया हो सेलर टू बायर। अब सपोज अगर वो चीजें जो है उनको आग लग जाती है, या वो चीजें जो है वो ज्यादा वैल्यू पे सेल होती हैं, या उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसका जो भी रिस्क एंड रिवार्ड होगा वो अब आपके पास नहीं होगा, सेलर के पास नहीं होगा, किसके पास होगा, वो बायर के पास होगा। बायर के पास। ठीक है, दूसरा क्या है, सेलर डज नॉट रिटेन कंटिन्यूइंग मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट टू द डिग्री यूजुअली एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। दूसरी बात वो कहता है कि सेलर जो है ना उसका किसी तरह का कोई राइट नहीं होगा कि वो इन्वॉल्वमेंट करे किसमें, उन चीजों में, वो किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट करे उन चीजों में, उन चीजों की ओनरशिप में। ठीक है, एक ये कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है कि वो जो अमाउंट है रेवेन्यू की उसको आप रिलायबल जो है ना वो मेजर कर सके, उस अमाउंट को आप रिलायबली मेजर कर सकें कि ये चीजें जो है इतने की बिकेंगी, इतने की बेची है मैंने। उसके बाद क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन विल फ्लो टू द इनफ्लो टू द सेलर। ठीक है, कि ये भी जो है ना जो क्या कहते हैं इस चीज के भी जो है ना वो चांसेस हो, प्रोबेबिलिटी हो कि उस ट्रांजैक्शन के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो सेलर को मिलेंगे, सेलर को इनफ्लो होगा, उसका चीजें सेल करने के बाद उसको इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे उसके पास। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड और टू बी इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर रिलायबली। जो कॉस्ट होगी उस ट्रांजैक्शन के हवाले से उसको भी आप जो है ना वो आप रिलायबल तरीके से जो है ना मेजर कर सकें। अब वो चीज थी कितने की, इसकी भी जो है ना आप जो है मेजरमेंट कर सके, फिर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। तो ये 5 कंडीशंस हैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के हवाले से। उसके बाद रेवेन्यू आपका, अगर आपका काम जो है वो चीजें सेल आउट करके अर्निंग करना है, ठीक है, तो वो भी आपके पास रेवेन्यू है। और ये भी आपके पास रेवेन्यू है कि आप चीजों की बजाय सर्विसेज दें। तो सर्विसेज के हवाले से भी वो कहता है, क्या कहता है स्टैंडर्ड के, एक तो उसको आप जो अमाउंट है रेवेन्यू की वो आप मेजर करेंगे रेवेन्यू। उसके बाद जो है इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ना वो एसोसिएटेड होंगे उस एंटिटी से, वही बात है। उसके बाद स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन एट द रिपोर्टिंग डेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब मैं अगर टीचर हूं तो अगर एक इंस्टीट्यूट ने जो है वो अपना हिसाब किताब रखना है 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो 31 दिसंबर तक मेरा जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 महीने का, एक सेमेस्टर का। तो जितना टाइम गुजर हो चुका होगा 31 दिसंबर, सपोज मैंने सर्विस अपनी जो है वो 1 दिसंबर से शुरू की है, तो वो जो 1 महीना गुजर चुका है उसका उन्होंने जो है उस हिसाब से रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बाद इतना काम हो चुका है 6 महीने में से जो 1 महीना गुजर चुका है, इतने % जो है वो काम हो चुका है, उसका वो एक्सपेंस भी बुक करेंगे, उसकी वो रेवेन्यू भी जो है ना वो बुक करेंगे। उसके बाद कॉस्ट के बारे में भी वही कंसेप्ट है, उससे आप रिलायबली मेजर कर सकेंगे। ठीक है, फिर आपने जो है उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये उसकी कुछ सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है। ये क्वेश्चन है एक, ऑन जनवरी 2013 a company A signed a contract with customer under which company A deliver an off the shelf IT program on the date and then provide support services for the next 3 years। ये कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं आपको जो है कोई ऑफ एंड शेल जो है वो IT सिस्टम प्रोवाइड करूंगी
वो मैं आज ही कर दूंगी, लेकिन जो सर्विसेज होंगी आफ्टर सेल सर्विसेज या सपोर्ट सर्विसेज आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं 3 इयर्स के लिए जो है ना वो देती रहूंगी। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 7,40,000 का। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है बेटा? 7,40,000 का। 40,000। The cost of sport services is estimated at ₹60,000 per annum। जो सर्विसेज जो है ना स्पोर्ट सर्विसेज है उसकी कॉस्ट कितनी है? 60,000 पर एनम है, ठीक है। कंपनी ए नॉर्मली मेक्स प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन सच वर्क। A company A makes up financial Sir, ये- statements on 31st December each year. What revenue should be recognized in the financial statements for the year ended 31st December 2003? अब आपने 1 जुलाई को ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब एक बात तो जो है वो क्लियर है, वो क्या है? वो ये क्लियर है आपको बात के आपके पास जो चीजें आपने 7,40,000 की बेची थी उनमें से सर्विसेज जो है खर्चे वो कितने हैं? 60,000 पर एनम है। तो 3 साल तक सर्विसेज देनी है आपने। सर ये 60,000 इस 740 में इंक्लूडेड है या नहीं है? क्या बेटा? इसमें इंक्लूडेड है। ये 60,000 जो हाँ, इसमें इंक्लूडेड है। 7 included है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इतनी हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें थी कि चीजें डिलीवर करनी है प्लस आपने जो है वो और सर्विसेज सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो Yes. अब आपके पास ये 750 टोटल है, इसमें 2 चीजें शामिल है, एक वो सर्विसेज प्लस एक वो क्या कहते हैं वो जो ओरिजिनल आपने जो है वो ऑफ एंड शेल जो है वो प्रोवाइड किया है। तो अब ऑफ एंड शेल का तो मसला नहीं Yes. है। ऑफ एंड शेल तो आपने डिलीवर कर दिया है, इसके रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, तो वो तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जो सर्विसेज आपकी है ना Yes, वो sir. सारी रिकॉर्ड नहीं होनी, बल्कि उसका एक पार्ट जो है वो रिकॉर्ड होना है। वो पार्ट कितना वो होता है? वो जुलाई part से है, अब वो होना है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, यस ठीक है। अब उसने क्या किया? ये 60,000 आपको बताया है उसने, ठीक है। और ये क्या बताया? ये उस सर्विसेज Yes, की कॉस्ट है, ठीक है। एनुअल लेकिन इस कॉस्ट पे जो है इस कॉस्ट कितनी है 25% आपके पास? ये है 60,000, लेकिन वो कहता है कि आप जो है वो Yes, sir. 25% मार्जिन पे देते हैं। चीजें जो है वो सेल आउट किस पे करते हैं? मार्जिन पे। तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन Yes, कर sir. लोगे, 60,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 75 पे, या 60,000 को 75 पे डिवाइड करो, क्योंकि कॉस्ट जो है वो कितनी है? अगर 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी? 75% होगी ना 100 में से। यस सर तो 60,000 को डिवाइड करो 75 पे 25 और मल्टीप्लाई करोगे 100 पे, तो आपके पास 1 साल का रेवेन्यू आ जाएगा। निकाल के बताओ, करने की जरूरत है या कर 80,000 लेंगे आप लोग साथ साथ? 80,000 आ रहा सर ये तो। 80,000। 80,000 हाँ, 80,000 क्या आ रही है आपके पास? सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, पर ईयर। ये पर एनम नहीं है, पर ईयर है। यस सर तो आपको कितना टाइम चाहिए? आपको तो 6 ठीक महीने की चाहिए ना, यस सर ठीक है। अब एक तो आपने लहदा लिख लेना है कि आपके पास जो एनुअल सर्विसेज जो है रेवेन्यू वो कितना है? 80,000 है, और आपको 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 40,000। 80,000 टोटल साल का है ना, तो 6 महीने का कितना होगा? 40,000। आधा डिवाइड कर 40,000 40,000 हो जाएगा। अब हमने वो सर्विसेज वाला जो है अपने साल का जो है वो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की। तो बाकी टोटल 7,40,000 है, उनमें से 3 साल की जो सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू माइनस कर दें। तो 7,40,000 माइनस 3 साल की सर्विसेज वो कितनी है? 80,000 1 साल की है, तो 80,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दो लाख 40,000 की 2,40,000 सर्विसेज बन जाएंगे 2,40,000 5 लाख का अब वो सिस्टम 2,40,000 को लेस कर दें 7,40,000 में से। 5 लाख आ आ जाएगा। जाए 5 लाख आपके पास। आपने जो रिकॉर्ड करना है वो क्या करना है? सेल ऑफ गुड्स 5 लाख इस साल। यस सर और दूसरा रिकॉर्ड क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज, वो कितना है आपके पास? 40,000, यस सर ठीक है। ये इस Recognize साल हो जो गया। है
उसका जो है रेवेन्यू जो है इस साल का रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं दूसरे Yes, sir. हिस्से की। तो वो हिस्सा जिसको आप वो कैश, वो रेवेन्यू जो आपने अभी कमाया ना हो लेकिन रिसीव कर लिया हो, रेवेन्यू का वो हिस्सा जो आपने कमाया ना हो, जो आपने अर्न ना किया हो लेकिन रिसीव कर लिया हो, उसको आप रेवेन्यू कंसीडर नहीं करते। Yes, sir. उसे आप नाम देते हो वो अनअर्न्ड लायबिलिटी रेवेन्यू होगी का या डेफर्ड रेवेन्यू का। सर, उसको एज ए लायबिलिटी डेफर्ड रेवेन्यू कंसीडर करेंगे ना सर। सर वो तो हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी जी, क्योंकि हमने लायबिलिटी अभी होगी, पे वो कर आपके पास दिया। रेवेन्यू नहीं बनेगा लेकिन उसे नाम आप अनअर्न्ड या डेफर्ड रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल 2,40,000 बना था आपके पास सर्विसेज का, जिनमें से 40,000 आप इस पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाकी 2 लाख जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू। सर, इसको डेफर्ड रेवेन्यू कहेंगे या एक्रूअल? क्योंकि सर कैश फ्लो तो रिकॉग्निशन से पहले नहीं हो रहा। कैश की मसला ही नहीं है, हमारा कैश के साथ कोई इशू नहीं है। हमने तो उसे सर्विसेज देनी थी, हमने सर्विसेज अभी नहीं दी भाई। अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेस के ऊपर बेस कर रही है, जिसका कैश के साथ लिंक नहीं होता। जिसका किसके साथ लिंक होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हो या रेवेन्यू अर्न हुई हो। तो इसमें रेवेन्यू अर्न नहीं हुई, ओके तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है। पैसे आपने ले लिए हैं, काम नहीं किया, इसलिए आपकी लायबिलिटी है कि पैसे लिए हुए हैं, काम अभी आपने करना है, तो वो लायबिलिटी बन रही है आपकी। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। सर इसमें ठीक है, तो बाकी वो कहता है रेवेन्यू में हमने जो है वो इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज ऑफ गुड्स भी पढ़ लिया, रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज भी पढ़ लिया। अब कोई इंटरेस्ट का रेवेन्यू है या रॉयल्टी का है या डिविडेंड का है, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है अगर इंटरेस्ट का है तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 IAS 39 जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, उसमें जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है, और बाकी जो है आपने जो उसकी वैल्यू बन रही होगी उसके ऊपर आपने रिकॉर्ड करना सर है। ये रॉयल्टीज क्या होता है सर? जैसे आपके पास अगर आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें जो है ना माइंस वगैरह है आपके पास, ठीक है, तो माइंस ठीक है अगर है कोयले की या जो भी है नमक की, तो उस पे आपको जो है ना रॉयल्टी देते हैं, अमाउंट देते हैं। वो सपोज आपकी अपनी जमीन है लेकिन वो आप खुद सारा निकाल नहीं सकते, गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो आपको क्या करते हैं? रॉयल्टी देते हैं, एक रेवेन्यू है आपका वो भी। अच्छा, ये पढ़े, ये बासित यासीन एंड कंपनी है जो कि जिसने डिबेंचर्स परचेज किए, कब किए? 1 अक्टूबर 2005 को। उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100,000 है, और डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 9% है। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर आ गया। द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो कहता है कौन सी अमाउंट जो है आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो 9% है, तो उस हिसाब से करो आप कैलकुलेट। सर ये 9% एनुअल है, जी, ये 9% एनुअल है। तो 3 महीने का बनेगा ना सर? जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 100,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, फिर जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 12 पे डिवाइड कर देना है। 7,000 आ जाएगा, 9,000 पर आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा 9,000 आया ना, उसको आपने 3 महीने हैं तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे लेंगे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 2250 आएगा। 22,000 डिवाइडेड बाय यस सर, 12 पे डिवाइड। हाँ, 12 पे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ये पर एनम रेट है। यस सर, 2250 है।
ठीक है, ठीक है सर। आपके पास Yes, इंटरेस्ट sir. इनकम कितनी हो जाएगी? 2250। अच्छा, अब वो कहता है रॉयल्टी को आप किस पे